अब आपको ये बताते हैं कि क्या ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ईरान की राजधानी तेहरान से लोग अब भाग क्यों रहे हैं। आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही G7 समिट को छोड़कर व्हाइट हाउस लौट आए तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ ने यह दावा किया है कि कनाडा से निकलने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पहुंचने का निर्देश दिया था। ये वही सिचुएशन रूम है जहां वर्ष 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारने की रियल टाइम निगरानी हो रही थी। सारे लोग इसी सिचुएशन रूम में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। यह वही सिचुएशन रूम है जहां की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। उस समय राष्ट्रपति थे ओबामा और ये सारे लोग यहां पर ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का जो ऑपरेशन था इसे लाइव यहां पर देख रहे थे। और अब एक बार फिर से इसी सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य इकट्ठा होने वाले हैं। इनमें कौन कौन होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी वहां के रक्षा मंत्री और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन होते हैं जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। जब ये काउंसिल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद होती है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में कुछ बहुत बड़ा और बहुत गंभीर होने वाला है, यानी वो कोई बहुत गंभीर स्थिति है। और इस बार शायद ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जब कनाडा से अमेरिका के लिए रवाना हुए तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ये लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराने के लिए वहां से रवाना हुए हैं। लेकिन ट्रंप ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों गलत सोच रहे हैं और उनके वापस वॉशिंगटन डीसी जाने का कारण इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सोचिए ऐसा क्या कारण हो सकता है जो इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर से भी बड़ा हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दो और बड़ी बातें लिखी हैं। पहली बात, उन्होंने तेहरान में मौजूद सभी लोगों से कहा है कि वो तुरंत तेहरान को छोड़कर भाग जाएं, कहीं और चले जाएं। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि ईरान को अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए और ईरान के पास किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ये सारी बातें ये इशारा करती हैं कि ईरान में शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हालांकि क्या बड़ा होगा इसके बारे में किसी के पास अभी कोई ठोस और पुख्ता जानकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे ज्यादा खबरें ये हैं कि इस बार इजराइल के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई हो सकते हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि वो इस युद्ध को अपने 3 मकसद पूरे करने के लिए लड़ रही है। तो देखिए कौन से 3 मकसद हैं इजराइल के। पहला मकसद है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की क्षमता को हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर देना। इसमें इजराइल को काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। उन्होंने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को अभी खत्म कर दिया है। दूसरा मकसद है इजराइल का ईरान की सेना की टॉप लीडरशिप को समाप्त कर देना और इसमें भी इजराइल कामयाब हो चुका है। उसने ईरान के मिलिट्री चीफ और 20 अन्य टॉप कमांडर्स और जनरल्स को जान से मार दिया है। पूरी आर्मी लीडरशिप साफ हो चुकी है ईरान की। और तीसरा मकसद है ईरान से अयतुल्ला खामेनेई की सरकार को हटा देना और इसके पीछे भी 2 कारण हैं। इजराइल आतंकवाद के जिस HHH से इस समय युद्ध लड़ रहा है उस HHH का रिमोट कंट्रोल खामेनेई के हाथ में है। और इनमें ये HHH कौन है? इनमें गाजा का हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है और यमन में हुती है। ये 3 H हैं और ये तीनों आतंकवादी संगठन ईरान के समर्थन से ही इजराइल पर हमले करते हैं। ईरान की असल में ये स्ट्रैटेजी रहती है, वो अकेले युद्ध नहीं लड़ता, वो खुद किसी के सामने नहीं आता बल्कि अपने इन अलग अलग संगठनों के जरिए हमले करवाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारी ईरान की ही सेनाएं हैं। अगर इजराइल ईरान की सत्ता से अयतुल्ला खामेनेई को हटाने में कामयाब हो जाता है तो इन आतंकवादी संगठनों को ईरान से जो ऑक्सीजन मिलती है, जो समर्थन मिलता है, जो पैसा मिलता है, जो हथियार मिलते हैं, जो शरण मिलती है, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। और दूसरी बात,
आयतुल्ला खामेनेई कई वर्षों से इजराइल के खिलाफ धर्म के नाम पर धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। और इजराइल मानता है कि ईरान इजराइल को खत्म करने के लिए ही ये परमाणु हथियार बनाना चाहता है, जिसकी वजह से इजराइल ईरान से ज्यादा खामेनेई के पीछे पड़ा है। ईरान से भी ज्यादा वो ये चाहता है कि खामेनेई को खत्म कर दिया जाए। और इस बार उसने ऐलान किया है कि उसका एक ही टारगेट है और वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल पर कही है और दुनिया को ये बताया है कि जब तक ईरान में खामेनेई रहेंगे तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि खामेनेई अपने परिवार के साथ एक बंकर में छिप गए हैं और ये बंकर तेहरान के उत्तर पूर्वी हिस्से में हो सकता है। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि इजराइल आयतुल्ला खामेनेई को जान से मारना चाहता था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को इसकी इजाज़त नहीं दी और फिलहाल इजराइल को ऐसा करने से रोक दिया गया है और अमेरिका ने खामेनेई की जान बचा ली है। यहाँ आपको ये बात समझनी होगी कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, आयतुल्ला खामेनेई 13 जून के बाद से अब तक एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरी दुनिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। लगातार आपको रोज़ टीवी पर दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर अपने वीडियोस डाल रहे हैं, लगातार हर रोज़ बयान दे रहे हैं। आयतुल्ला खामेनेई दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं और उनकी उम्र है 86 वर्ष और वर्ष 1989 से लगातार वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 1948 में जब इजराइल एक देश के रूप में स्थापित हुआ, उस वक्त तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश ईरान ही था और ईरान ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में खुद स्वीकार किया था। लेकिन बाद में ईरान में क्रांति का दौर आया और वर्ष 1979 में राहुल्ला खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए और ईरान में धार्मिक कट्टरवाद इसके बाद बढ़ने लगा। ईरान पहले जैसा ईरान नहीं रहा। यह वही दौर था जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ फतवे जारी किए और इजराइल को एक अलग राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया और यह दुश्मनी तब से लेकर आज तक चली आ रही है। यहाँ बड़ी बात यह है कि 86 साल के आयतुल्ला खामेनेई की सरकार पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ को लागू किया, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों के मानव अधिकार खत्म हो गए और वहां सरकार का बहुत विरोध होता रहता है। आपको याद होगा पिछले साल ईरान में हिजाब और बुर्के के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुआ था और वहां की प्रगतिशील महिलाओं ने आयतुल्ला खामेनेई की सरकार के खिलाफ लगातार विरोध जताया था, विरोध प्रदर्शन हुए थे। यानी वहां की जो जनता है वो भी इस तरह के कट्टरपंथी नेताओं से परेशान हो चुकी है, दुखी है। और अब इजराइल भी आयतुल्ला खामेनेई के शासन को ईरान से पूरी तरह से समाप्त करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को अपना निशाना बना रहा है, उसी को साफ करना चाहता है। 13 जून को इजराइल ने ईरान की सेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ जनरल रशीद को मिसाइल हमले में जान से मार डाला। इसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने मेजर जनरल अली शादमानी को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन 5वें ही दिन इजराइल ने ईरान के नए मेजर जनरल अली शादमानी को भी मार डाला और इजराइल अब यह कह रहा है कि ईरान में जो भी सेना के शीर्ष नेतृत्व पर मौजूद होगा, जो भी नया कमांडर बनेगा, वो उसी को खत्म करते चले जाएंगे। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के नेशनल रेडियो सेंटर पर भी हमला करके इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। तो अब ईरान का रेडियो स्टेशन नष्ट हो चुका है। स्थिति यह हो गई है कि ईरान की सरकार और सेना अपने आधिकारिक संदेश और युद्ध से जुड़े अलर्ट रेडियो पर भी प्रसारित नहीं कर सकते।
अभी आपने ईरान का रेडियो स्टेशन उड़ते हुए देखा, नष्ट होते हुए देखा, और एक दिन पहले ही इजराइल ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के टीवी चैनल पर मिसाइल हमला किया था। और ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल पर यह हमला उस समय हुआ जब इस चैनल पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। कैसे हमला हुआ आप देखिए। فضای غبار آلوده استدیو तो ईरान का ना तो रेडियो स्टेशन बचा, उनका जो औपचारिक रेडियो स्टेशन है सरकार का, और ना ही उनका टीवी चैनल बचा। इस युद्ध का अब तक का पूरा सार ये है कि ईरान ये कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं और इजराइल ये कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं। ईरान की मीडिया का दावा है कि उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और ईरान की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। कौन सा वीडियो जारी किया है आप देखिए। तो हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। ईरान के हमलों के कारण इजराइल के टेल अवीव शहर में वहाँ के लोग अब बंकर्स में जाकर छिपे हुए हैं, और वो तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इजराइल में लोगों ने कैसे बंकर्स में शरण ली है। इजराइल में लगभग हर बिल्डिंग में, हर घर में, बेसमेंट में बंकर्स बने होते हैं, और वहाँ के लोगों को इस तरह के हमलों की, इस तरह के मिसाइल अटैक्स की अब आदत सी पड़ चुकी है। इसलिए उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और जब भी इस तरह के हमले होते हैं ये लोग अपने अपने घरों में या अपनी बिल्डिंग्स में बने बंकर्स में जाकर छिप जाते हैं और बहुत धैर्य के साथ इंतज़ार करते हैं कि कब स्थिति सामान्य हो और वो इन बंकर से बाहर निकलकर अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें। ईरान ने यह भी दावा किया है कि इजराइल बहुत जल्द इस युद्ध में हारने वाला है। دشمن صهیونی طبق تجربه 75 سال گذشته و با توجه به دلایل گوناگون نظامی و غیر نظامی و ابعاد گوناگون به لحاظ استراتژیک امکان مقاومت و تاب‌آوری یک جنگ طولانی رو نداره و لذا این رژیم و این دشمن صهیونی در ادامه این جنگ تحمیلی زمینگیر خواهد. ईरान का दावा है कि वो इस युद्ध को जीतने ही वाला है, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल के हवाई हमलों के बाद तेहरान के लोग गाड़ियों से शहर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, और वहाँ इस तरह की अफरा तफरी मची हुई है कि जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी तेहरान से बाहर निकल जाए। गाड़ियों की लाइन देखिए आप, ये सारे वो लोग हैं जो तेहरान से बाहर निकल जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी।